सभी के साथ कल एक वीडियो साझा किया था कि अगर आपकी पत्नी ने 498 का केस दायर किया हुआ हो तो आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि आपके फायदे में ये बात रहेगी कि आप साथ के साथ अगर आपके मन चाह है कि आपने तलाक लेना है तो अपना तलाक का केस भी साथ के साथ फाइल कर लें, ताकि समय, पैसा, एनर्जी बच सके और टेंशन में थोड़ी सी आपको रिलीफ मिल सके, स्ट्रेस में भी आपको रिलीफ मिल सके। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि क्या दहेज का केस में भी उतना ही समय लगता है और तलाक के केस में भी उतना ही समय लगता है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पर चर्चा करने वाली हूं कि क्या ये दोनों केस एक साथ फाइल करने में फायदा होने वाला है और क्या एक ही साथ दोनों में रिजल्ट बराबर बराबर आ जाएगा, उतना ही समय लगेगा। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिएगा, आपको एक एडवाइस दी जा चुकी है कि दोनों केस आप फाइल एक साथ कीजिए, यानी कि आपने दहेज का केस नहीं किया है, आपकी पत्नी ने दहेज का केस आपके विरुद्ध किया था और अब आप अपना मन बना चुके हैं कि आपको इस पत्नी के साथ आगे ये घर संसार नहीं चलाना है। तो आपको सलाह दी गई थी पिछले वीडियो में कि आप तलाक का केस दायर कर दें। अब बात कर लेते हैं कि ये तलाक का केस कितना समय लेता है, क्या क्या स्टेजेस हैं। सबसे पहले, जब भी आपने तलाक का केस अपनी पत्नी के विरुद्ध दायर करवाने के लिए जब आप अपने वकील साहब के पास पहुंचते हैं तो आपके पास प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए, यानी कि वो आधार होना चाहिए और उस माने वो आधार जिस पर आपको तलाक कानून के हिसाब से दिया जा सकता है। ऐसा आपके पास कोई कानूनी अधिकार या कानूनी आधार हो और साथ ही साथ उस कानूनी आधार को साबित करने के लिए आपके पास पूरे तथ्य हों, आपके पास पूरे एविडेंसेस हों, सबूत हों। अब तलाक के कौन कौन से आधार है इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं पहले ही आपके साथ। इसका लिंक मैं ऊपर आपको दे दूंगी, आप इसमें ऊपर देख करके आप वो पुराना वीडियो देख करके जान सकते हैं कि कौन कौन से आधार हो सकते हैं। मोटा मोटा जो सबसे ज्यादा आधार लिया जाता है तलाक के केस के लिए वो लिया जाता है क्रुएलिटी और डिजर्शन का ग्राउंड। अब किस तरह से, अब मान लीजिए क्रुएलिटी यानी कि क्रूरता का आधार आपने ले लिया है अपनी पत्नी के विरुद्ध तलाक का केस दायर करने के लिए, तो क्रूरता जो आप सीक्वेंसेस बना रहे हैं या जो आपने स्टोरी कुक की है या आपने की जो स्टोरी बनी है आपकी कि किस किस तरह से कैसे कैसे हुआ था, उसको साबित करने के लिए आपके पास सबूत होने चाहिए। वो सबूत ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, फोटोग्राफ्स भी हो सकता है, या आपकी पुलिस में दी गई कंप्लेंट्स भी हो सकती है। यानी इस तरह का कोई भी सबूत अगर आपके पास है तो वो सारे कागजात, वो सबूत आपने अपने वकील साहब को दे दिए। वकील साहब ने आपकी सारी परेशानियों को सुनने के बाद आपका एक तलाक का केस क्रुएलिटी यानी क्रूरता के ग्राउंड पर कोर्ट में बना दिया, दाखिल कर दिया। अब आपकी पत्नी को कैसे पता चलेगा? उनको सपना तो आएगा नहीं कि आपने केस कर दिया है कोर्ट के अंदर और उनको पहुंचना है और उनको जवाब देना है, नहीं ना। तो होगा क्या कि पहले डेट पर, जो फर्स्ट डेट होगी फाइलिंग के बाद, जिस दिन आपका केस अलोकेट हो जाएगा कि सो एंड सो जज साहब के पास आपने पहुंचना है, तो आप और आपके वकील साहब कोर्ट के अंदर पहुंचेंगे और जज साहब को बताएंगे कि इस ग्राउंड पर तलाक लिया जाना है और ऐसे ऐसे ये आपकी पत्नी ने परेशान किया था आपको और ये रहे सबूत। जज साहब उन सब चीजों को देखेंगे और उस देखने के बाद जब वो उस केस को एडमिट कर लेंगे तो आपकी पत्नी के पास सम्मन्स भेजने के लिए वो ऑर्डर दे दिया करते हैं और एक अगली तारीख पड़ जाती है। अगली तारीख पर जो ऑर्डर जज साहब ने दिया है वो सम्मन्स लेने के लिए या सम्मन्स पहुंचाने के लिए कई सारे तरीके हैं। कोर्ट से व्यक्ति भी जाता है, कोर्ट स्टाफ भी जाता है, इसी तरह से आरसी यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी जाते हैं कागजात,
ये आपने जो केस दाखिल किया था और जो आपने उसमें सबूत यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, इन सब की फोटोकॉपी कुरियर के द्वारा भी जाती है, व्हाट्सएप के द्वारा भी जाती है। यानी जज साहब जो भी ऑर्डर करेंगे अगली तारीख दे देंगे कि सो एंड सो डेट पर आपकी पत्नी को पहुंचना है। अब आपकी पत्नी के पास इन तीनों चारों तरीकों से कागज पहुंचते हैं। हो सकता है, या मैं कहूंगी कि ज्यादातर ये देखने में आया है प्रैक्टिकली कि लोग उनको ये बात कह दिया करते हैं कि पहली तारीख पर सम्मन ना रिसीव कीजिए, तो वो वहां पर लिखवा दिया करते हैं कि ताला बंद मिला, या घर पर इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला, बार बार जाने के बाद भी घर पर ताला लगा हुआ था, काइंड ऑफ मतलब कुछ भी इस तरह की रिपोर्ट आ जाती है। और अगली तारीख जब मिलती है आपको 3 या 4 महीने की, तो आपकी पत्नी नहीं पहुंचती हैं, बल्कि एक रिपोर्ट जो कि आपकी फाइल में लिखी हुई है, रखी हुई है, जैसा आप उसको पढ़ के कहते हैं कि समन्स तामील नहीं हो पाए, तो एक और तारीख दी जाती है। उस तारीख पर आप उस तारीख के लिए समन्स ये तामील करवाएं, भिजवाएं। आप फिर दोबारा से प्रोसेस फी या जो भी पूरा प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हैं और उसके बाद दोबारा से भिजवाते हैं। कई बार जब व्यक्ति कोर्ट का पहुंचता है तो वो उस पते को अधूरा पाता है, तो वो एक रिपोर्ट ऐसी भी कोर्ट के अंदर आ सकती है कि ये पता अधूरा था। तो अगर ऐसा कुछ रिटन में आ जाता है, रिपोर्ट में आ जाता है, तो जज साहब आपको ये कहते हैं कि आप उसका सही पता कोर्ट को मुहैया कराएं ताकि सम्मन्स भेजे जा सके। और कई बार ये सही एड्रेस आने के चक्कर में 2-3 तारीख भी निकल जाया करती है। और याद रखिएगा, हर एक तारीख कम से कम 3 से 4 महीने की, तो आप कैलकुलेट टाइम अपने आप करते चले जाइएगा। अब मान लेते हैं कि आपकी पत्नी के पास समन्स पहुंच गए हैं, समन्स उन्होंने रिसीव कर लिए हैं। तो जैसे ही सम्मन तामील होने के बाद जो भी अगली तारीख आती है, आपकी पत्नी कोर्ट के अंदर पहुंचा करती है और वो आकर के कहती है कि जी हाँ, ये मुझे अभी 2-4 दिन पहले ये कागजात मिले हैं, लेकिन इसके साथ कुछ इन्होंने ये तो लिखा हुआ है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स संलग्न हैं, लेकिन उनकी कॉपी नहीं मिली है, तो मुझे कॉपी दिलवाई जाए। उनको कॉपी दिलवाने का एक ऑर्डर हो जाता है और एक अगली तारीख मिल जाती है। अगली तारीख पर वो आकर के कहती हैं कि मैं वकील नहीं कर पाई और मैं अगली तारीख पर वकील करना चाहती हूं। या अगर उन्होंने वकील कर भी लिया होता है तो वकील साहब कहते हैं कि जवाब दावा दाखिल करने के लिए एक तारीख और दे दी जाए। अब होता क्या है कि फिर एक तारीख पड़ जाती है और आपकी पत्नी का जवाब दावा लिखित में कोर्ट के अंदर आ जाया करता है। और साथ ही साथ एक सेक्शन 24 यानी कि जो खर्चे की दरखास्त है वो भी साथ में संलग्न होकर के आ जाया करती है आपके पास। अब आपको 2 काम करने हैं। एक तो आपने जो केस फाइल किया था उसका जवाब जो इधर से आ चुका है, उस जवाब का जवाब आपने देना है पति की तरफ से। और इसी तरह से जो आपकी पत्नी ने सेक्शन 24 की एक दरखास्त फाइल की है उसका जवाब आपने देना है। तो अगली तारीख पर आपकी तरफ से रिजॉइंडर पहुंचेगा और साथ के साथ इस एप्लीकेशन का जवाब भी पहुंचेगा। और फिर उस जो मेन केस है उसको साइड में रख दिया जाएगा। ये एक तरीका हुआ करता है कि अगर केस एक पटरी पर चल रहा है और कोई भी एप्लीकेशन उसमें लगा दी गई है तो पहले एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। जब वो डिसाइड हो जाएगी तब हम मेन केस की तरफ जाया करते हैं। तो सेक्शन 24 की जो दरखास्त उन्होंने दी थी, आपका जवाब चला गया, फिर उन्होंने अपने जवाब का जवाब दिया। और साथ ही साथ तारीख प्लीज काउंट करते रहिएगा। और साथ ही साथ इसके अंदर डिटेल्ड एफिडेविट आपको फाइल करना होगा। आपको माने आप पति को भी और आपकी पत्नी को भी उस डिटेल्ड एफिडेविट में आपकी पत्नी को भी और आपको भी अपनी आय व्यय इन सभी चीजों का एक विस्तार से ब्यौरा होता है, एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को आपने अच्छी तरह से फिलअप करना है। और कई बार एक तारीख पर यह काम नहीं होता और इसी बात के लिए दोबारा तारीख ले ली जाती है कि अगली तारीख पर डिटेल्ड एफिडेविट जमा किया जाएगा। तो जब ये डिटेल्ड एफिडेविट भी आ जाएगा तो दोनों ही पक्षों ने यानी कि पति ने भी और पत्नी ने भी अपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने होते हैं और साथ के साथ पासबुक डिटेल्स आप लोगों को कोर्ट में दिखानी होती हैं। जब ये सारी चीजें पहुंच जाती हैं, 5, 6, 7 तारीखें निकल चुकी होती हैं, तो उसके बाद जज साहब आर्ग्यूमेंट के लिए
इस केस को निर्धारित एक डेट दे देते हैं कि दोनों पक्ष आएंगे, सारे के सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो पहुंच चुके हैं, तो अब सुनवाई होगी इस एप्लीकेशन पर। अगली डेट पर पहुंचते हैं, दोनों पक्ष तैयार होकर के, लेकिन हो सकता है दोनों में से कोई एक पक्ष तैयार ना हो, तो वो आकर के कह देता है कि आज मैं तैयार नहीं हूं, आज मैं आर्ग्यूमेंट नहीं एड्रेस कर पाऊंगा, तो अगली एक तारीख दे दी जाए। मान लेते हैं कि सारी चीजें ठीक से हो गई, दोनों पक्ष पहुंच जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए, बहस करने के लिए उस एप्लीकेशन पर जो आपकी पत्नी ने लगाई थी, दाखिल की थी कोर्ट के अंदर कि उनको खर्चा दिया जाना चाहिए आपके द्वारा, यानी कि उनको खर्चा मिलने का अधिकार है और वो मांग रही हैं। तो इन सब चीजों पर बहस होगी, सारे कागजात देखे जाएंगे। जब सब कुछ देखने के बाद जज साहब एक ऑर्डर के लिए एक फिर से तारीख दे देते हैं कि अगली तारीख पर मैं ऑर्डर प्रोनाउंस कर दूंगी, इसमें बता दूंगी कि भाई क्या क्या चीजें समझी गई हैं और कितना पैसा आपकी पत्नी को दिया जाना चाहिए। मान लेते हैं कि अगली तारीख पर ऑर्डर हो गया, और ऑर्डर जरूरी नहीं है कि वो ऑर्डर आपको ठीक लगे या आपकी बीवी को ठीक लगे, जिसमें से भी दोनों को नहीं ठीक लगा तो आप हमेशा ऊपरी कोर्ट में जाना पसंद किया करते हैं। तो ये केस वहीं पर रुक जाएगा जब तक आप ऊपरी कोर्ट में पहुंचे हैं, और वहां से जब तक आपका ऑर्डर नहीं हो जाएगा आप तब तक इस केस पर रोक लगवा दिया करते हैं, चाहे इस साइड से या इस साइड से, और उसके बाद फिर जब वो ऑर्डर हो जाएगा तो वो वापस उस स्टेज पर आ जाएंगे जहां से केस शुरू हुआ था। यानी कि अब सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं, अब इश्यूज फ्रेम होंगे। इश्यूज फ्रेम का मतलब ये होता है कि आपकी पत्नी ने आपने ये केस जो किया था तलाक का, उसमें क्या क्या मुद्दे थे, किन किन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, या किन किन मुद्दों को आपको साबित करना होगा कि आपको तलाक मिलना चाहिए। उसी तरह से आपकी पत्नी के भी कुछ मुद्दे होंगे कि क्यों आपको तलाक नहीं मिलना चाहिए। तो जज साहब दोनों की प्लीडिंग्स को देखते हुए कुछ मुद्दे निर्धारित कर देते हैं, जिसको कहते हैं इश्यूज फ्रेम होना। जब इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं, इसमें भी कई बार 2 से 3 तारीखें लग जाया करती हैं। जब आपके इश्यूज भी फ्रेम हो गए तो अब आप पहुंचते हैं एविडेंस स्टेज पर, यानी कि गवाही की स्टेज पर। चूंकि ये तलाक का केस आपने अपनी पत्नी पर फाइल किया था, तो अब पहले आपको अधिकार मिलेगा कि आप अपने गवाही में क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या सबूत दिखाना चाहते हैं, किन चीजों को आप साबित करेंगे अपनी गवाही के जरिए। तो आप एक गवाही के लिए जज साहब एक तारीख दे दिया करते हैं, मुकर्रर कर दिया करते हैं, और ये कहते हैं कि फला फला दिन अगली डेट पर आपकी गवाही होगी। उससे पहले आप इनको, यानी कि पत्नी के वकील साहब को, एडवांस कॉपी दे दें, जो कि प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि नहीं दी जाती। जनरली 1, 2, 3 तारीखें इस चीज में चली जाती हैं। मान लेते हैं इनके पास एविडेंस की कॉपी पहुंच गई पत्नी के पास। अब पत्नी के वकील साहब, क्योंकि आपने जो एविडेंस की कॉपी इनको दे दी है और आपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उनको एग्जिबिट कर दिया है, तो अब जो पत्नी के वकील साहब हैं उनका अधिकार शुरू होता है आपसे सवाल जवाब करने का। यानी जिन चीजों को आप साबित करके कह रहे हैं कि ये ऐसे 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 हुआ था, इस तरह से आपकी पत्नी ने, आपको याद है ना कि क्रूअलिटी के ग्राउंड पर तलाक ये चल रहा है, तो आप बता रहे हैं कि किस तरह से आपकी पत्नी ने आपके साथ क्रूरता की। तो वो, यानी कि आपकी पत्नी के वकील ये कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को झुठलाया जा सके, तो उसमें वो सवाल जवाब करेंगे आपसे ताकि आपको तोड़ा जा सके। इसके बाद फिर आप दूसरा गवाह अगर आप कोई पेश करना चाहते हैं, तीसरा गवाह आप पेश करना चाहते हैं, सेम प्रोसीजर होंगे, लेकिन हर बार एक नई तारीख लगेगी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि आपने 2 या 3 लोगों की गवाही करा दी, और इधर से पत्नी के वकील साहब ने भी 2 से 3 लोगों की क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया। तो आपके वकील साहब एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे कोर्ट के अंदर कि अब वो और गवाह नहीं लाना चाहते और उनकी गवाही अब खत्म हो चुकी है। जैसे ही आपकी तरफ से गवाही खत्म होगी, तो फिर गवाह ही होने का जो अधिकार है आपकी पत्नी की तरफ से शुरू हो जाएगा, और जो इश्यूज फ्रेम होने के बाद
ये मैं आपको बताना भूल गई, मैं अब बता रही हूं। इसको ध्यान रखिएगा कि जिस समय पर इश्यूज फ्रेम होते हैं उसी समय पर पति पक्ष ने कौन कौन से गवाह को पेश करना है उसकी एक लिस्ट फाइल कर देंगे कोर्ट के अंदर, और इसी तरह से पत्नी भी फाइल कर देंगी। अब पत्नी ने अपनी जो एविडेंस है, अपनी गवाही है, उसका एफिडेविट दे दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने एग्जिबिट कर दिया, और उसके बाद आपके वकील साहब ने सवाल जवाब करके आपकी पत्नी को झुठलाने की कोशिश, यानी कि तोड़ने की कोशिश की, किसी तरह से वो अपनी बात जो कि उन्होंने प्लीडिंग्स में कही थी उससे उल्टा वो कह बैठे ताकि आपका केस साबित हो सके, ये कोशिश करेंगे। तो इसमें जिस दिन आपकी गवाही आपकी पत्नी ने कर ली, अक्सर उससे अगली तारीख पर वो क्रॉस किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी दूसरी गवाही, फिर उसका क्रॉस, फिर तीसरी गवाही, फिर उसका क्रॉस। और जब ये सारी क्रॉसेस हो चुके हैं, चारों तरफ से सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, यहां पर एक बात सबसे ज्यादा सोचने की, याद रखने की है कि अगर इस बीच में किसी भी पक्ष से, चाहे वो पति की तरफ से चाहे वो पत्नी की तरफ से, कोई भी एक एप्लीकेशन आ जाती है तो जो मेन केस की जो स्टेजेस हैं वो वहीं पर रुक जाया करती हैं, और पहले वो एप्लीकेशन डिसाइड होगी, उस पर जब तक ऑर्डर नहीं आ जाएगा तब तक केस वापस अपने उसी ढर्रे पर, उसी लाइन पर नहीं पहुंचेगा। और साथ ही साथ और याद रखने की आपको क्या जरूरत है कि बहुत बार ऐसा होता है कि पत्नी का वकील कोर्ट में नहीं पहुंच पाया तो तारीख लग गई, पति का वकील नहीं पहुंच पाया कोर्ट में तो तारीख लग गई। कभी अगर गवाही के रूप में आपकी पत्नी को पहुंचना था, वो किसी वजह से नहीं पहुंच पाई तो तारीख लग गई। आप नहीं पहुंच पाए, आपको क्रॉस किया जाना था तो तारीख लग गई। कभी जज साहब छुट्टी पर हो गए तो तारीख लग गई। कभी अचानक से कोई हॉलिडे डिक्लेयर हो गई तो तारीख लग गई। अगर किसी वजह से कोर्ट में स्ट्राइक हो गई तो तारीख लग गई। स्टेनो अगर छुट्टी पर हो गई तो तारीख लग गई। यानी इस तरह की चीजें। और हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट में आप दोनों पक्ष पहुंच गए, आप पति महोदय भी पहुंच गए, पत्नी भी पहुंच गई, लेकिन कोर्ट में जो वो फाइल थी वो मौके पर नहीं मिल रही। अहमद साहब को बार बार बुला करके पूछा जा रहा है कि वो फाइल कहां गई, लेकिन उन्होंने भी एक छोटा सा पर्चा बना करके दे दिया कि फाइल इज नॉट अवेलेबल, तो आपको तारीख मिल गई। यानी आप ये मान करके चलिए कि अगर आपका तलाक का केस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, 25, 30, 50 तारीखें मामूली हैं आपके केस में होना, और जब ये सारी चीजें हो गई, क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद फिर हम पहुंचते हैं फाइनल आर्ग्यूमेंट पर। और फाइनल आर्ग्यूमेंट होने के लिए आपके पत्नी की तरफ से जो जो क्रॉस किए गए थे आपके ऊपर, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन जब आपकी पत्नी का हुआ या आपका हुआ तो उसमें क्या सवाल और जवाब किए गए थे और उनका क्या जवाब आया है, इन सब चीजों के लिए आपको सर्टिफाइड कॉपी भी अप्लाई करनी होती है। क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी को जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ लेंगे तब तक आप फाइनल आर्ग्यूमेंट पर नहीं पहुंच सकते। और यहां पर इस बात की भी 2-3 तारीखें लग सकती हैं कि आपके पास सर्टिफाइड कॉपी नहीं पहुंची। और एक बात और बताना भूल गई कि अगर आपकी पत्नी की तरफ से सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई की हुई है और इस बीच में अगर कोर्ट में केस की डेट आ गई है तो फाइल आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो सर्टिफाइंग एजेंसीज में पहुंच चुकी है। और हो सकता है इस बात की भी बीच में 1-2 तारीखें मिल जाए। और मान लेते हैं इन सब स्टेप्स को, इन सभी पड़ावों को आपने पार कर लिया है और अब आप पहुंच चुके हैं फाइनल आर्ग्यूमेंट पर। और अब ये फाइनल आर्ग्यूमेंट भी 3 से 4 तारीखें, 5 तारीखें, 7 तारीखें, 10 तारीखें कभी कभी ले जाया करती हैं। और फाइनल आर्ग्यूमेंट होने के बाद फिर इसको रिजर्व रख दिया जाता है ऑर्डर के लिए, और फिर आपको इंतजार करना है 2 से 3 तारीखों का, ताकि आपका ये केस में जल्दी से जल्दी जजमेंट प्रोनाउंस हो सके। और यहां पर आप सभी को एक बात और याद रखनी होगी कि इन सभी चीजों के बीच में कई बार नहीं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, बहुत बार मीडिएशन तक में भेजा जाता है। और मीडिएशन में भी जब तक केस चलता रहता है तब तक आपके मेन केस में डेट लगती रहती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से 498A का केस बहुत सारा टाइम लेगा, उसी तरह से आपका ये तलाक का केस भी इतनी सारी डेट्स लेने वाला है।
तो आपको अपना समय नहीं खराब करना है। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपको इंतजार नहीं करना है कि दहेज के केस में क्या ऑर्डर आया और उसके बाद आप तलाक का केस करें, तो पता चलेगा कि 4 साल आपने पहले इस केस में बर्बाद कर दिए और आपने तलाक का केस यहां पर फाइल नहीं किया, इस 4 साल के बाद किया और उसके बाद फिर से 4 साल आपने बर्बाद किया। तो आप अपना समय, पैसा, टाइम, एनर्जी सब कुछ वेस्ट कर देंगे। इसीलिए आपको ये कहा गया था कि आप अपनी पत्नी के तरफ से दहेज का केस आते ही, और अगर आपने ठान लिया है कि आपने तलाक लेना है, तो आपके लिए तलाक का केस करना ज्यादा अच्छा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि आपको अगर अपनी मनमाफी कोई भी रिलीफ लेनी है तो उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना होगा कि दूसरे पक्ष ने क्या केस किया है और उसमें क्या रिजल्ट आने वाला है, बल्कि आप अपने सबूत इकट्ठे कीजिए और जिस तरह से वो अपना केस चला रही हैं, आप भी अपने केस में मन माफी की रिलीफ लेने के लिए फटाफट स्टेप लीजिए, ताकि आपको इंतजार ना करना पड़े और आपके जीवन के कीमती समय, कीमती साल बर्बाद ना हो और आपको मन माफिक रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिल सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।